हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। हमने अलजेब्रा में काफ़ी टॉपिक्स कर लिए। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था सीरीज एंड प्रोग्रेशंस। ना अलजेब्रा का एक और टॉपिक टॉपिक तो नहीं कहूँगा बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आती है, राइट। तो उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, राइट। जैसे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट उनको आसानी से कैसे किया जा सकता है, उनको आसान तरीके से प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करके कैसे याद रखा जा सकता है, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ सबसे पहले हमें समझना चाहिए व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। नाउ अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स इज सेम एज सिंपल एवरेज। वो एवरेज में हमने कवर किया हुआ है, तो उस पर काफी डिटेलिंग मैंने की हुई है। तो जो एवरेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वही सारे क्वेश्चंस अरिथमेटिक मीन से भी बन सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूं, अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द नंबर्स या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो और n से डिवाइड कर दो, तो वो आ जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन, राइट। लेकिन कभी कभी कैसा लगता है कि जैसे कि अरिथमेटिक मीन की बात, अरिथमेटिक आ गया वर्ड, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो जो टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं उन्हीं का अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, बट ये है कि अगर इफ तीन टर्म्स ए बी सी में हैं तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा बी, मिडिल टर्म, एंड दैट इज गिवन बाय ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू। और वैसे भी अगर बहुत सारी टर्म्स हैं और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे 5 या 7 या 9, तो उन सबका अरिथमेटिक मीन मिडिल टर्म ही होता है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि इफ यू हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, जैसे 7 या 9 या 11 या 13 या 15, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसका जो मिडिल टर्म होता है वही वही उसका अरिथमेटिक मीन होता है। जैसे एबीसी है तो यहाँ पे बी इज द मिडिल टर्म, बट ये एपी में है तब। So if ABC are in arithmetic progression, then the middle term B is the arithmetic mean, and that is also given by A plus C by 2. Even number of terms के लिए आप फर्स्ट या लास्ट टर्म का एवरेज ले लो, राइट। अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, राइट। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1 बाई 2, राइट। तो ये सो ऑन, ऐसे दो मिडिल टर्म्स होंगी, उनका जो एवरेज होगा वही अरिथमेटिक मीन भी होगा। तो ये बात हो गई इवन और ऑड टर्म्स के लिए, राइट। ज्यादातर ऑड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑड के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं एपी में है तो उसका एक ही मिडिल टर्म होती है, तो उस केस में वो जो मिडिल टर्म होती है वही अरिथमेटिक मीन भी होता है, राइट। ऐसे ही आप इधर भी ध्यान रख सकते हो कि एबीसी अगर एपी में है तो बी इज द अरिथमेटिक मीन, एंड दैट इज गिवन बाय ए प्लस सी बाय 2। बाकी दो टर्म्स फर्स्ट और थर्ड टर्म का एवरेज, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। नाउ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स जो निकालना होता है उसका भी मेथड है। मेथड क्या है, मैं उसको आपको नंबर्स ले लेके, दो नंबर लेके पहले बताता हूँ, फिर तीन लूंगा एंड सो ऑन। सो x1 और x2 दो टर्म है माना, इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और इनकी पावर कर दो हाफ, मतलब स्क्वायर रूट। तो रूट ऑफ x1 x2। अगर तीन नंबर्स हैं तब भी प्रोडक्ट कर दो, राइट। लेकिन उस केस में पावर हो जाएगी 1/3। इसे हम क्यूब रूट भी बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ x1 x2 x3। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो प्रोडक्ट में जाती है, जैसे अरिथमेटिक मीन में टर्म सम में जाती है, यहाँ प्रोडक्ट में जा रही है। बट ध्यान ये रखना है कि जितनी भी टर्म्स है उनका प्रोडक्ट करके उसका nth रूट लेना है, उतना ही रूट लेना है। तो अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन बात करता हूँ किनकी, x1 x2 x3 एंड अप टिल xn, n टर्म्स का, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे, राइट, अप टिल xn, और उसकी पावर कर देंगे 1/n। सो nth रूट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ x1 x2 टिल xn। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स, राइट। तो अरिथमेटिक मीन समझ लिया, ज्योमेट्रिक मीन समझ लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे भी इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो वर्ड ज्योमेट्रिक मीन से ये नहीं समझना है कि सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली टर्म्स का ही जीएम निकाल सकते हैं। जीएम ज्योमेट्रिक मीन आप
किसी भी टर्म्स का निकाल सकते हो, चाहे वो जीपी में हो चाहे ना हो, बट स्पेसिफिकली अगर एबीसी आर इन जीपी, देन द मिडिल टर्म बी is given by is the geometric mean and it is equal to root of AC, अंडर रूट ऑफ AC, ये हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बट दिस इज स्पेसिफिकली इफ ABC आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब इन दोनों को जानने के बाद ये जो एक इनइक्वालिटी है ये काफी यूज होगी मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम यूज करने के लिए, बट मैं क्या करूंगा, मैं इसी से एसोसिएटेड जो छोटे छोटे रिजल्ट्स बन सकते हैं वो बना के आपको दे दूंगा, ताकि आपको एएम जीएम लगाने में, बिकॉज इसमें ना इनइक्वालिटी जब आ जाती है तो थोड़ा सा फेयर फैक्टर आ जाता है, तो उस फेयर फैक्टर को दूर करने के लिए मैं आपको छोटे छोटे नुआंसेस बता दूंगा इसके, उसके बाद आपको इसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन इसको समझ लेते हैं पहले। तो मैंने क्या बोला कि अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो कहने का ये मतलब है अगर मैं कुछ नंबर्स हैं x1 x2 अप टिल xn, इनका ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन निकालूं तो वो ये होगा, और ये हमेशा बड़ा होगा किससे, nth रूट ऑफ x1 x2 अप टिल xn, ये है इनका ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ये एक इनइक्वालिटी होती है, इससे हम मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम बहुत सॉल्व करते हैं, राइट। अब ये समझने वाली बात यह है कि एएम हमेशा जीएम से बड़ा होता है, बट इक्वल कब होता है। देखो, एएम जीएम के बराबर तभी हो सकता है जब सारी टर्म सेम हो, व्हेन ऑल द टर्म्स आर सेम, x1 equal to x2 equal to x3 and so on till xn. So am is equal to gm when all the terms are equal. जब सारी टर्म सेम हो जाए तभी am और gm बराबर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जो जीपी होती है कॉमन रेशियो 1 वाली, इसमें सारी टर्म सेम होती है, राइट, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 0, सारी टर्म सेम है, सेम ही सीरीज है, तो वहीं पे एएम और जीएम भी बराबर होते हैं, वरना एएम हमेशा जीएम से बड़ा होगा। अगर बहुत सारी टर्म्स में एक टर्म भी अलग है बाकी से और बाकी सारी सेम है, तब भी अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो एएम जीएम के बराबर तभी होता है व्हेन ऑल द टर्म्स आर इक्वल। तो ये आपको समझना है, ये जरूरी चीज, राइट। चलिए ठीक है, ओके। अब क्या थोड़े समय पहले मैंने एक क्वेश्चन देखा, लिखा हुआ था कि 51 ब्लैंक 101th रूट ऑफ 101 फैक्टोरियल, 101th रूट ऑफ 101 फैक्टोरियल 51। अब ये देख के थोड़ा अजीब लग रहा है कि हाँ यार ये क्या चीज है, कैसे बताएंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 101th रूट ऑफ 101 फैक्टोरियल, नहीं, क्योंकि ऑप्शन थे ये और ये, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बन रही है। अब मैं अगर राइट हैंड साइड को देखता हूं तो ये साफ साफ दिख रहा है ये कि पहले 101 नेचुरल नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है। 101 फैक्टोरियल क्या होता है, 101 इंटू 100 इंटू एंड सो ऑन टिल 1, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 101 नेचुरल नंबर्स और उनका 101th रूट, क्या हो गया, ये इन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन तो आ गया। तो ये फर्स्ट 101 नेचुरल नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है। और अगर मैं 1 2 3 4 अप टिल 101 लिखता हूं सारी टर्म्स, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनमें जो मिडिल टर्म होगी, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मैंने बताया था एपी में है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है, तो मिडिल टर्म ही इसका अरिथमेटिक मीन होता है। तो अगर आप 51 देखते हो तो ये है अरिथमेटिक मीन, ये मिडिल टर्म होगी 51, यही इनका अरिथमेटिक मीन होगा। ये अरिथमेटिक मीन ऑफ 101 नेचुरल नंबर्स, और ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 101 नेचुरल नंबर्स। अब गलती इसमें क्या होती है कि हम ये जल्दी से ये मार्क कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, बट इक्वालिटी मैंने बताया कब होल्ड होती है, इक्वालिटी तब होल्ड होती है जब सारी टर्म सेम हो, या तो सारी अलग हैं, ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट, सो हाउ कैन एम बी इक्वल टू जीएम। तो जब वेरिएबल्स होते हैं, जब उनकी वैल्यूज नहीं पता होती है, तब हम मान के चलते हैं ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। यहाँ तो नंबर्स हैं, सारे नंबर्स पता है, सब अलग अलग हैं, दिस विल बी ग्रेटर, सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर, राइट। तो ये आप, ये मैंने इसलिए लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, एग्जाम्पल इसलिए लिया, राइट। ओके, आगे करते हैं। अब मैं आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स बना के दे देता हूं जो यूज होंगे, जहां पे एएम जीएम लगाना पड़ सकता है,
लेकिन अगर हमें वो चीजें याद हैं तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम नहीं लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला रिजल्ट है अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ एक्स इज पॉजिटिव। एक नंबर उसमें अगर उसका रेसिप्रोकल ऐड करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये आगे मैंने पहले भी आपको बताया है वीडियोस में और यूज भी किया है, बट इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। और अगर नेगेटिव है तो ये लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। हम जानते ही हैं कि अगर इनइक्वालिटी को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। बट अगर हम देखें तो ये आता कैसे है, देखो x और 1/x का अगर मैं अरिथमेटिक मीन लूं तो वो क्या होगा, x प्लस 1/x/2 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1/x। दो टर्म है, पावर हाफ जाएगी तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें अब तो ये हमारे पास बन गया, ये 1 आ गया राइट हैंड साइड, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट वहीं से आता है। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि ये जो x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x वो होता है 2, वो होती है 2, और वो कब होती है, एट x इक्वल टू 1। राइट, ये चीज ध्यान रखना। दिस इज 2 एट x इक्वल टू 1। तो किसी भी नंबर और में उसका रेसिप्रोकल ऐड करो तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 आती है, और वो तब होती है जब x 1 हो। आपको साफ साफ दिख रहा है, तो ये ध्यान रखना। बहुत क्वेश्चंस में हम सीधा 1 डालेंगे जहां नंबर और रेसिप्रोकल दिखेगा हमें, और बहुत सारे एक्सप्रेशन है और मिनिमम वैल्यू पूछी है, हम सीधा 1 डाल के आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे ही आती है और वो 2 बनती है अगर नंबर और उसका रेसिप्रोकल। राइट, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। राइट, एक और रिजल्ट है जो ध्यान रखोगे आप, और वो है कि a square plus b square plus c square is always greater than equal to ab plus bc plus ca। a square plus b square plus c square is always greater than equal to ab plus bc plus c। अब ये देखो कैसे आता है। अगर मैं कहता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन लें तो वो ये होगा, एंड दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी हो जाएगा, 2 उधर जाके 2ab हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, ऐसी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, यूजिंग द सेम प्रोसेस ये आ जाएगा। अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां से ये रिजल्ट आ जाएगा। राइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम से आता है, इसको आप ध्यान रखो। राइट, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। चलिए, अब यहां दे रखा है इफ y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर माइनस x माइनस 1 देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब कहीं ना कहीं ये नंबर और रेसिप्रोकल दिख रहा है, लेकिन ये पूरा रेसिप्रोकल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखो 3 की पावर x माइनस 1 और 3 की पावर है ये माइनस कॉमन लूँ ना तो x प्लस 1 बन जाएगा, तो इसलिए रेसिप्रोकल नहीं आ रहा है। अगर यहाँ होता माइनस एक्स प्लस 1 तो ये रेसिप्रोकल हो जाता, तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाती, हमें पता ही नंबर प्लस रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। बट इसमें ना थोड़ा सा हमें चेंज कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x अपॉन 3 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस, और इसे लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस एक्स बाई 3। थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन तो वो आपसे करवाएंगे। राइट, तो y आ गया हमारा 1/3 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स। अब ये जो है ये है नंबर और उसका रेसिप्रोकल, अगर आप देख सकते हो तो 1/3 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x, ये नंबर है, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2/3, एंड दैट्स द आंसर। तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये रिजल्ट्स याद रखो, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो याद रखो। राइट, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। एक और करते हैं, ये देखने में बड़ा
कठिन सा सवाल लग रहा है, लेकिन इसको हम आराम से कर सकते हैं। देखिए, अब पहला देखिए, यहाँ पे सारी टर्म इनटू में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके नीचे ए रख सकता हूँ, इंटू बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन के नीचे बी रख सकता हूँ, ऐसे ही सो ऑन, ई स्क्वायर प्लस ई प्लस वन के नीचे ई रख सकता हूँ, क्योंकि ए बी सी डी ई है नीचे। ठीक है, तो ये है ऊपर न्यूमरेटर में 5 ब्रैकेट और डिनोमिनेटर में ये अपॉन में ए बी सी डी ई है, मैंने इनको ब्रेक करके लिख लिया। अब ऐसे लिखने से क्या हुआ, देखो ये ए स्क्वायर अपॉन ए बन गया ए बाय ए बन गया 1, और 1 अपॉन ए हो गया 1 बाय ए। राइट, तो नंबर और रेसिप्रोकल बन गया, यहाँ पॉजिटिव नंबर वैसे ही लिखा है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 3, इसकी भी 3, सबकी 3 हो गई, तो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 5 है हमारे पास ऐसे, तो 3 5 बार है, तो आंसर आ जाएगा 3 टू द पावर 5। 3 टू द पावर 5 होता है 243, 243 इज द राइट आंसर। तो देखिए, बहुत आसानी से कर सकते हो आप सवाल, अगर आपको चीजें पता हैं और आपको सही तरीके से पता होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सिर्फ से एम जे एम पे छोड़ देंगे, तो तब ये लगता है क्वेश्चन कि ये तो बहुत मुश्किल का सवाल है। राइट, लेकिन अगर आपने नंबर प्लस इज रेसिप्रोकल जो ए एम जी एम से डिराइव होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और वहां मिनिमम वैल्यू 2 होती है जब जब एक्स की वैल्यू 1 हो, अगर ये पता है तो मुझे पता है ये बन गया नंबर और रेसिप्रोकल और प्लस 1, तो ये 2 प्लस 1 3, तो इनकी मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 3 कैसी 5 टर्म है, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू थ्री इंटू थ्री 5 बार कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5, जो कि हो जाएगा 243। राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। राइट, इसको मैं थोड़ा आपको लिख के, थोड़ा अजीब लग रहा है, ये लिख के दे देता हूँ, एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, राइट, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल की पावर 3 एंड प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अब अगर ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो यहाँ नंबर और रेसिप्रोकल दिख रहा है, बस कुछ नहीं करना है, मिनिमम वैल्यू 2 होती है, 2 रख दो, जहां पे भी नंबर और रेसिप्रोकल दिख रहा है मिनिमम वैल्यू 2 रख दो और आंसर निकाल दो। वरना ये सॉल्व करना छोड़ देंगे हम इसको यार, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। राइट, ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2। राइट, तो यहाँ तो नंबर प्लस रेसिप्रोकल 2 रख दिया, ये नंबर प्लस रेसिप्रोकल 2 रख दिया, यहाँ नंबर प्लस रेसिप्रोकल रख दिया, ये है तो एक्स की पावर जो भी है, 1 पर रखने पे देखो, 1 रखने पे वैल्यू 1 की पावर 6 भी 1 होता है, 1 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग वैल्यू लेनी है इसके लिए। तो 264 माइनस 4 इज 60 और 8 प्लस 2 इज 10, सो इसकी वैल्यू आ गई 6। तो 6 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो वेरी इजिली आई कैन डू दिस क्वेश्चन। राइट, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको देखें और करते हैं अभी। राइट, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन। ओके, इसको करने से पहले अब मैं एक और आपको जनरलाइज प्रॉपर्टी बता देता हूं, जिसको हम आगे क्वेश्चंस में फिर यूज करेंगे, और वो ये है, देखो ये ए एम जी एम से डिराइव होती है, बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें ये पता है। इफ द सम मतलब एडिशन ऑफ सर्टेन पॉजिटिव वेरिएबल्स इज कांस्टेंट, मतलब एक नंबर आ गया, कांस्टेंट आ गया, देन द प्रोडक्ट ऑफ दोज वेरिएबल्स, उन्हीं वेरिएबल्स का प्रोडक्ट इज मैक्सिमम when all those variables are equal। ये एएमजीएम से ही डिराइव हुआ है। अब डेरिवेशन क्या है उसका हमें कोई मतलब नहीं है, मैं बताने को बता सकता हूं, लेकिन अभी इसको अप्लाई करना पहले सीखते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कुछ पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं और जिनका सम कांस्टेंट है, तो उन्हीं का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब हो जाएगा व्हेन ऑल ऑफ देम आर इक्वल, तब वो जब इक्वल हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 20 और ये चारों वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं, ए बी सी डी आर पॉजिटिव, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी डी? सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इज व्हेन ऑल ऑफ देम आर इक्वल। मैंने आपको देखो इफ द सम इज कांस्टेंट
20 is a constant value. So the product मतलब A into B into C into D is maximum when all of them are equal. तो आप अगर सबको इक्वल रख दोगे तो 20 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो हर एक की वैल्यू आ जाएगी 20/4 5 500 हो जाएगा 5 into 5 into 5 into 5 that is 625. So the maximum value is 625. So if the sum of certain positive variables is constant, then their product is maximum when all of them are equal. सम को मैंने 20 दे रखा है, उनको सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चार चार 20 को चार वेरिएबल्स में डिवाइड कर दिया, सेम वैल्यू दे दी, तो उनको 5 आ गई हर एक की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5 into 5 into 5 into 5. वेरी इजिली आई कैन अप्लाई दैट. इसके लिए AMGM लगाने की जरूरत मुझे नहीं है, ऑल्दो आई कैन अप्लाई एंड फाइंड इट आउट, बट नो नीड. राइट. अब ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन पॉजिटिव वेरिएबल्स इज कांस्टेंट, then the sum of those variables is minimum when all of them are equal. तो ये क्या होगा, जब सब इक्वल हो जाएंगे तो उनका सम मिनिमाइज हो जाएगा. उल्टा है ये, वो AMGM से ही आता है ये भी. सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि ABCD चार है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है 81 है, कांस्टेंट है. सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ A plus B plus C plus D, और ये चारों पॉजिटिव हैं. तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको इक्वल रख दूंगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D. तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे रख दूंगा, तो A टू दी पावर 4 हो जाएगा. ये 81 होता है 3 टू दी पावर 4, तो हर एक की वैल्यू आ गई. A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D ले रखा है, हर एक की वैल्यू 3 आ गई. सो मिनिमम सम हो जाएगा 3 plus 3 plus 3 plus 3 and that is 12. So 12 is the right answer. Right, so very easily I can find this. ठीक है, so but provided you should know how to apply this correctly, वरना आपको AMGM पे जाना पड़ेगा. एज आई एम टेलिंग यू बार बार, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है, इसलिए मैं आपके लिए आसान बना के आपको दे रहा हूँ चीज़ें. ये शायद ही आपको कहीं मिले, तो प्लीज़ मेक श्योर ये चीज़ें आप अच्छे से सीखो. राइट, चलिए और सीखते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे पास. अब थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म में क्वेश्चन आया है ये. इसमें दे रखा है कि देखो A plus B plus C is 10, और हमें ये वैल्यू दे रखी है कि A1 से, ये कहने का मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा A-1 इंटू B-2 इंटू C-5. अब गलती यहाँ पे ये होती है कि हम A इक्वल टू B इक्वल टू C करके 10/3 कर देते हैं, वो गलत है. दिस इज नॉट सपोज टू बी डन. ABC मैक्सिमम तब होता है जब A प्लस बी प्लस सी जब कांस्टेंट होता है, तो मैक्सिमम ABC होता है, ये नहीं. तो इसके लिए, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इसी का सम चेक करना पड़ेगा. जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है उन्हीं के सम को चेक करेंगे. तो इनका सम बनता है A-1 प्लस B-2 प्लस C-5. तो सम कर दो, जो बनेगा A प्लस B प्लस C-8, और A प्लस B प्लस C की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 10 माइनस 8 आ गया 2. तो इन तीनों का सम जो है वो है 2. ये 2 बन गया. ऐसे देखो अब इनका अगर प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो ये तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, तो हर एक की वैल्यू होनी चाहिए 2/3. ठीक है, तीनों को आपने इक्वल ब्रेक कर दिया, तो सम 2 आ गया. तो जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है उन्हीं का सम चेक करेंगे. तो A-1 प्लस B-2 प्लस C-5 is A plus B plus C-8, which is 10 minus 8 2. So सबकी वैल्यू 2 को 3 में डिवाइड कर दो, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3. सो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 8/27. तो अगर हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ रहा है, तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है. तो ध्यान इस क्वेश्चन में ये रखना है कि जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है उन्हीं का सम हम पहले चेक करेंगे. ओके, और वो A प्लस B प्लस C से आ जाएगा, क्योंकि A प्लस B प्लस C दे रखा है, बट सम
10 ना रह के अब 2 रह गया, और 2 रहते ही फिर वो 2 को 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, राइट। उससे हमारे पास आंसर, राइट। चलिए एक और करते हैं, सिमिलर है। अब यहां देखो इनका सम दे रखा है, प्रोडक्ट इन चारों का पूछा है, इन चारों का सम कर लेते हैं। x माइनस वन प्लस वाई प्लस थ्री प्लस जेड माइनस थ्री वन प्लस डब्ल्यू माइनस टू, ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, इसका सम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू -1 माइनस टू प्लस थ्री, ये आ गया -1। तो ये हो गया 29 माइनस वन 28। अब 28 को 4 में डिवाइड कर लो इक्वली, 28 को 4 में इक्वल डिवाइड करेंगे तो हर एक की वैल्यू आ जाएगी 7। 28 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 7, सो आंसर विल बी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 की पावर 4, और मैंने अपने पावर्स याद करने को बोल ही रखा है, 2401, so answer will be 2401। so very easily I can find this out with no hassles, no applying AMGM, बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव लिख दिया, पॉजिटिव वो भी अलग अलग, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 है, तो एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है वो नहीं कर सकता कि तीनों इक्वल, क्योंकि तीनों इक्वल करेंगे तो 11/3 हो जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 11/3 जो मेरी वैल्यू होती है वो होती है 3.66, तो 3.66 के आसपास वाले इंटीजर्स लेने हैं ताकि सम 11 बने और वो क्लोज हो, बस ये ध्यान रखना है, इक्वल आसपास, इफ नॉट इक्वल देन क्लोज टू बीइंग इक्वल। अगर बराबर नहीं है तो बराबर जितने हो, जितना बराबर हो सकते हैं उतने हो। तो अगर मैं देखता, अगर ये डिस्टिंक्ट ना लिखा होता तो मैं ले लेता 4 4 3, क्योंकि 11 बनता है, बट ये तो डिस्टिंक्ट नहीं है, राइट। तो अगर डिस्टिंक्ट ना लिखा होता तो आंसर हो जाता ये 4 4 3 रख देते एक्स वाई जेड की वैल्यू सब जगह, तो आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट है, तो ऐसा करेंगे, इसको 5 ले लो, इसको 4, इसको 2, इसको एक बढ़ा लो, इसको एक कम कर लो, तब भी 11 बनता है। तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 10, ये वैल्यू आ गई आपके पास 78। 78 इज द राइट आंसर। सो वेरी इजीली आई कैन डू दैट, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इफ नॉट इक्वल, इंटीजर लिखा हुआ है, देन क्लोज टू बीइंग इक्वल। पॉजिटिव इंटीजर वाली कंडीशन नहीं लगी होती तो सबसे बड़ा आंसर आता है 11/3 इंटू 11/3, 11/3 रख के। अगर डिस्टिंक्ट ना लिखा होता तो फिर 4 4 3 रख के आता, और 5 अगर डिस्टिंक्ट भी लिखा है तो 5 4 2 पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, राइट। ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप। चलिए, सो लेट्स लिमिट आवर सेल्फ टिल हियर आज। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के आगे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी लाऊंगा, और भी और टाइप के हम एप्लीकेशंस करेंगे, राइट। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।